अपने परिवार के शादी के दबाव से निपटने के लिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर $10 का भुगतान करके एक युवा महिला को एक दिखावे की शादी के लिए किराए पर लिया। किसे पता था कि जब हम सिटी हॉल में पंजीकरण कराने जाएंगे तो क्लर्क मुझे अवमानना भरी नजरों से देखेगा और कहेगा, आप पहले से ही विवाहित हैं और आप फिर से पंजीकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बहुविवाह के खिलाफ कानूनों से अनजान हैं? सिटी हॉल से बाहर निकलते हुए मैं विवाह प्रमाण पत्र के प्रिंटआउट को देखकर स्तब्ध रह गया। मेरे साथ किराए पर ली गई महिला ने पछतावे के साथ आह भरी, मिस्टर एंडरसन, आप पहले से ही विवाहित हैं। आपने मुझे किराए पर लेने में पैसे क्यों बर्बाद किए? फिर एक जल्दी से कहे गए वाक्य, डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है, के साथ वह तेजी से वहां से चली गई। मैं वहां खड़ा था, स्तब्ध, यह समझने में असमर्थ कि अभी क्या हुआ। मैंने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था, तो मैं शादीशुदा कैसे हो सकता हूँ? मैंने फिर से प्रिंटआउट की ओर देखा और प्रमाण पत्र की फोटो में जो पुरुष था वह निश्चित रूप से मैं ही था। जहां तक महिला की बात है, उसका नाम क्लोए स्टर्लिंग था। वह सुंदर थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह कौन है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, दस्तावेज की एक तस्वीर खींची और उसे एक ब्लैक प्रोफाइल पिक्चर वाले कॉन्टैक्ट को भेज दिया। मेरी मदद करो, पता लगाओ कि वह कौन है। जवाब तुरंत मिला। अपने भ्रम को दबाते हुए मैं अपने पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर बेवर्ली हिल्स के एक आलीशान इलाके में पहुंचा। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की, मैंने अपने पीछे नौकरानियों को बात करते हुए सुना। वह कौन है? वह बहुत हैंडसम है। शू, ऐसी बातें मत करो। वह एंडरसन परिवार का नकारा गया नाजायज बेटा है। उसकी माँ उन सभी वर्षों पहले गर्भवती होकर यहाँ कुछ मांगने आई थी और वह बेशर्म बुढ़िया तब से एंडरसन एस्टेट के आसपास मंडराने के बहाने ढूंढ रही है। कम से कम उसे अपनी औकात पता थी और मिडिल स्कूल में ही वह यहाँ से चला गया। क्या तुम्हें पता है कि वह आज वापस क्यों आया है? मैंने उनकी बातों को अनसुना करने का नाटक किया और सीधे लिविंग रूम में चला गया। मेरी माँ लॉरा, जो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, उसने मुझे देखा और चिंता के साथ मुझे ऊपर खींच लिया। पहले अपने भाई से मिलने चलो। वैसे क्या तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया? मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया, मुझे मिल गया। अच्छी बात है। तुम्हें अपनी जगह याद रखनी चाहिए। सोफिया तुम्हारे भाई की मंगेतर है। स्टर्लिंग जैसा टॉप टियर परिवार एक नाजायज बेटे के तौर पर तुम्हारी पहुंच से बाहर है। केवल तुम्हारा भाई ही उसके काबिल है। मेरी आंखों में व्यंग्य की एक झलक आई। सोफिया स्टर्लिंग ने यूसीएलए में 4 साल तक मेरा पीछा किया था, केवल ग्रेजुएशन के दिन मेरे भाई इवान के साथ जुड़ने के लिए। लॉरा ने मांग की थी कि मैं तुरंत शादी के लिए किसी को ढूंढूं ताकि सोफिया के साथ कोई भी संभावना पूरी तरह खत्म हो जाए। जब से हम बच्चे थे, जब भी इवान और मेरे बीच हितों का टकराव होता था, वह मांग करती थी कि मैं बिना शर्त समर्पण कर दूं। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। हम सहमत थे। यह आखिरी बार है। यह उसे मेरे जीवन देने के कर्ज को चुकाने के लिए था। लॉरा अधीर दिखी। मुझे पता है, मुझे पता है। जब हम इवान के कमरे में पहुंचे तो सोफिया ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कुछ बोलने से पहले ही लॉरा बीच में कूद पड़ी। इवान, ईथन ने आज शादी कर ली। इवान ने आश्चर्य का दिखावा किया। वह कौन है? क्या वह सोफिया से भी बेहतर है? लॉरा उपहास करते हुए बोली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पूरे लॉस एंजल्स में मिसेस स्टर्लिंग से ऊंचे दर्जे वाली किसी को नहीं ढूंढ सकते। वह किस तरह का अच्छा परिवार ढूंढ सकता है? शायद कोई सड़क छाप होगी। उसने तो लड़की को लाने की हिम्मत भी नहीं की। शायद उसे डर था कि उसकी गरीबी तुम्हारी आंखों को अपमानित करेगी। इवान की आवाज में जलन थी। मुझे नहीं पता। ईथन बहुत हैंडसम है, वरना सोफिया 4 साल तक उसका पीछा नहीं करती। हैंडसम होने का क्या फायदा उसकी स्थिति के साथ? केवल कोई सड़क का कूड़ा ही उससे शादी करने को तैयार होगा। मिस स्टर्लिंग तो बस उसे खेलने के लिए खिलौना समझती थी। केवल तुम अपने दर्जे के साथ उसके काबिल हो। फोटो में दिखने वाली महिला, उसकी खूबसूरती और आभा सड़क छाप बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन मैं बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसी समय इवान, जिसने अपनी घड़ी पहनी थी, अपने चमड़े के जूते पहनना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी शर्ट झुकने के लिए बहुत टाइट थी। उसने मुझे एक हल्की मुस्कान दी। लॉरा ने तुरंत मुझे धक्का दिया। तुम बेकार की चीज, क्या तुम्हें कोई समझ नहीं है? तुम्हारे भाई को परेशानी हो रही है, जल्दी करो और उसके जूते पहनने में मदद करो। मेरी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। तुम खुद उसकी मदद कर सकती हो। ईथन, ये कैसा रवैया है? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने शादी कर ली तो तुम्हारे पंख निकल आए हैं? तुम्हें भविष्य में एंडरसन परिवार पर ही निर्भर रहना होगा। लॉरा की आवाज ऊंची हो गई। यदि तुम अभी अपने भाई की अच्छी नजरों में नहीं आए तो एक दिन तुम और तुम्हारी पत्नी उसके पास भीख मांगते हुए आओगे। इसके अलावा एंडरसन परिवार ने तुम्हें पाला है। तुम्हें उनका काम करने वाला घोड़ा बनना चाहिए। मेरे जवाब देने से पहले मेरे पिता रॉबर्ट एंडरसन अचानक दरवाजे पर दिखाई दिए। एक महत्वपूर्ण अतिथि आने वाला है। तुम सब यहाँ क्या बहस कर रहे हो? अम्बो, लॉरा तुरंत विलाप करने लगी। यह दुष्ट बेटा है। उसने आज अपना सर्टिफिकेट लिया और अब वह अपनी माँ के रूप में मेरा सम्मान भी नहीं करता। रॉबर्ट एंडरसन ने मुझे देखा। शादीशुदा? तुमने परिवार को किसी से मिलवाने का मौका क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? मुझे देखने दो। अपने पराये पिता की इस दुर्लभ चिंता के सामने मैंने अपना बैग निकाला और प्रिंट आउट दिया। अगली ही सेकंड लॉरा ने उसे छीन लिया। मुझे देखने दो कि तुम्हारी यह कचरा पत्नी क्या नाम रखती है। इस बीच इवान ने उत्सुकता से पूछा, डैड, कौन आ रहा है जो आपको इतना परेशान कर रहा है?
अतिथि के विचार ने रॉबर्ट के चेहरे को गर्व से रोशन कर दिया और उसने उत्साहपूर्वक एक नाम घोषित किया, क्लोए स्टर्लिंग। उस नाम को सुनकर मैं जम गया। हमारी उलझन को देखते हुए रॉबर्ट ने गर्व के साथ समझाया, यह सामान्य है कि आप उन्हें नहीं जानते। वह बहुत रहस्यमयी है, यहाँ तक कि मैंने भी उसे कभी नहीं देखा है। वह सोफिया की आंटी है और केवल 28 साल की उम्र में वह पहले ही स्टर्लिंग परिवार की असली प्रमुख बन चुकी है। लॉरा ने सहज ही हाँफते हुए कहा, क्या यह उसे सोफिया से बेहतर उत्तराधिकारी नहीं बनाता? वह बड़ी पोती से कहीं अधिक सक्षम है, रॉबर्ट चिढ़कर बोला। तुम क्या बकवास कर रही हो? मिस स्टर्लिंग पहले से ही शादीशुदा है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शादीशुदा? अगर मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पर वही व्यक्ति थी तो ऐसा लग रहा था कि क्लोए स्टर्लिंग को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। लॉरा थोड़ी निराश सुनाई दी। उसका पति हमारे इवान से भी भाग्यशाली कौन है? रॉबर्ट सोच में पड़ गया। मुझे नहीं पता, कहा जाता है कि वह और उसका पति दोनों सामाजिक कार्यक्रमों को नापसंद करते हैं। वह आज व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों आएगी? लॉरा ने निर्णायक रूप से कहा, यह जरूर इसलिए है क्योंकि इवान इतना उत्कृष्ट है कि उसने स्टर्लिंग परिवार का ध्यान आकर्षित किया है। ये कहकर उसने बिना पढ़े प्रिंट आउट वापस मेरे हाथ में थमा दिया और इवान को पकड़ लिया। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। उसकी उपहास भरी मुस्कान में इवान की असली मां से भी ज्यादा निवेश दिख रहा था। तभी बटलर ये घोषणा करने के लिए ऊपर आया कि स्टर्लिंग्स आने वाले हैं। ये सुनकर रॉबर्ट नीचे की ओर भागा और मेरे पास से गुजरते हुए अनौपचारिक रूप से कहा, तुम लंबे समय से घर नहीं आए हो, जाने से पहले जश्न मनाने के लिए एक ड्रिंक पी लेना। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मुझे रुकना था और देखना था कि यह क्लोए स्टर्लिंग कौन है। कमरे में लॉरा इवान को देख रही थी, जो एक अमीर परिवार में शादी करने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखें असहनीय खुशी से भर गईं। 20 साल पहले अगर एलिनोर एंडरसन का आगमन नहीं हुआ होता तो लॉरा ही रॉबर्ट एंडरसन से शादी करती। वह एलिनोर से नफरत करती थी, इसलिए बदला लेने के लिए उसने उसी दिन बच्चे को जन्म दिया और अस्पताल में उनके 2 बच्चों की अदला बदली कर दी। अब उसका जैविक बेटा इवान एंडरसन परिवार का युवा मास्टर था, जबकि मैं असली उत्तराधिकारी नाजायज बेटे के रूप में तिरस्कृत था। नीचे जाने के बाद मैं सीढ़ियों के पास एक अंधेरी जगह में दीवार से टिक गया, स्टर्लिंग्स के आने का चुपचाप इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद एलिनोर एंडरसन नीचे आई, जिसे एक नौकरानी का सहारा मिला हुआ था। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी थी, उसका शरीर पतला था और वह एक विद्वान सौम्य आभा बिखेर रही थी। नौकरानी ने फुसफुसाया, मैम आप ठीक नहीं हैं, आपको ऊपर ही रहना चाहिए। एलिनोर ने सिर हिलाते हुए खांसी की। नहीं, ये इवान के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। मैंने उसकी पीठ देखी, मेरी आंखें गहरी स्नेह से भर गईं। ये विडंबना थी, लेकिन एंडरसन घराने में वही मेरी गर्मजोशी का एकमात्र स्रोत थी। जब मैं बच्चा था, लॉरा अक्सर मुझसे खाना छीन लेती थी। एलिनोर को एक बार पता चलने के बाद उसने हर दिन उसी समय मेरे लिए बगीचे में खाना रखना शुरू कर दिया और उसने 12 साल तक ऐसा किया। अगर एलिनोर की दया नहीं होती तो शायद मैंने बहुत पहले ही खुद पर हार मान ली होती। उसे दूर जाते हुए, उसकी रुक रुक कर आती खांसी को सुनते हुए मैं चिंता के साथ सिकोड़ गया। तभी प्रवेश द्वार पर हलचल हुई। स्टर्लिंग्स आ गए थे। रॉबर्ट और एलिनोर ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया और कुछ शिष्टाचारों के बाद वे एक तरफ हट गए क्योंकि लोगों का एक बड़ा समूह घर में घुस आया। मैंने तुरंत क्लोए स्टर्लिंग को देख लिया। उसका चेहरा फोटो से भी ज्यादा सुंदर था। उसकी आभा शांत और तेज थी। मेरी नजर को महसूस करते हुए वह अचानक मेरी तरफ देखी और उसकी भेदी आंखों ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। मैं उसकी आंखों में छिपी भावनाओं को समझना चाहता था, लेकिन क्लोए ने जल्दी से दूसरी तरफ देख लिया। इससे मैं उलझन में पड़ गया। क्या उसकी प्रतिक्रिया का मतलब था कि वह मुझे जानती थी या नहीं? रॉबर्ट विनम्रता से मुस्कुराया। मिस स्टर्लिंग और आपके पति, क्या वह आपके साथ नहीं आए? जैसा कि उसने कहा, मैंने क्लोए की नजर को फिर से मुझ पर पड़ते हुए महसूस किया। वह नहीं आ सके और इसके साथ ही भीड़ उसे मुख्य स्वागत कक्ष की ओर ले गई। सोफिया, जिसने 4 साल तक मेरा पीछा किया था, पीछे पीछे चल रही थी। अपनी औपचारिक पोशाक में वह कॉलेज की तुलना में अधिक परिपक्व और शांत लग रही थी। उसने मुझे नहीं देखा, बस इवान के साथ बेखबर बातें कर रही थी। मैं चुपचाप वहीं खड़ा था जब लॉरा ने मेरी बांह पकड़ ली, धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए, ईथन, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी सोफिया को नहीं भूले हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह अब तुम्हारी भाभी है। मैंने एक तिरस्कार के साथ उसे झटक दिया। चिंता मत करो, मुझे घर तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर एंडरसन ने मुझे जश्न मनाने के लिए एक ड्रिंक के लिए रुकने को कहा है। जब से मैं समझने लायक हुआ था, मैंने हमेशा रॉबर्ट एंडरसन को मिस्टर एंडरसन ही कहा था। लॉरा गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। ये सिर्फ उसका शिष्टाचार था और तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। तुम वास्तव में अपनी औकात नहीं जानते। यहाँ तक कि मैं भी परिवार को शर्मिंदा करने के डर से इस तरह के औपचारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती। तुम्हें एक नाजायज बेटे के रूप में क्या लगता है कि तुम मेज पर बैठने के लायक हो? यहाँ से अभी निकल जाओ। मैं अधीर होकर सिकोड़ा और कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने क्लोए को फोन पर बात करने के लिए बालकनी पर बाहर जाते हुए देखा। मैंने लॉरा को एक संक्षिप्त जवाब दिया और उसका पीछा किया। जिस क्षण मैं करीब पहुंचा, क्लोए, जो फोन पर थी, उसने फोन काटा और मुझे एक ठंडी नजरों से देखा। मैं अपनी जगह पर रुक गया, उसकी खतरनाक नजर का सामना किया।
और एक हल्की मुस्कान के साथ मैंने झिझकते हुए पुकारा, हनी। क्लोए की आंखें ठंडी रहीं। मैंने सीधे क्लोए की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया। नाम सुनने पर उसके आसपास की ठंडक बढ़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर भावनाओं की कोई झलक नहीं दिखी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, मैंने उसका रास्ता रोकने के लिए जल्दी से कदम बढ़ाया। तुम मुझे नहीं जानती? क्लोए ने मुझे अपमानजनक रूप से देखा। हटो, क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? सर, मैं एक विवाहित महिला हूँ, कृपया अपना थोड़ा आत्मसम्मान रखें। मैं थोड़ा हैरान था, वह स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पहचानती थी। फिर भी उसने विवाहित होने का दावा किया। क्या सिटी हॉल के रिकॉर्ड में कोई गलती हुई है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका पति कौन है? तुम्हारा कोई काम नहीं। चार और ठंडे शब्द। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी निकाली और उसके सामने कर दी। मिस स्टर्लिंग, इस पर महिला आप ही हैं, है ना? क्लोए की नजर पुरुष के नाम पर पड़ी और वह उपहास कर गई। मिस्टर एंडरसन, एक मूल दस्तावेज इतना महंगा नहीं होता, है ना? यदि आप कुछ जाली बना रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में पेशेवर बने। इसके साथ ही वह लिविंग रूम में वापस नहीं लौटी, बल्कि छोटे बगीचे से होते हुए पार्किंग की ओर चली गई। मैं उसके पीछे भागा, समझाना चाहता था, लेकिन दो बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक लिया। मैं उस पर चिल्लाया, वापस हटते हुए, मिस स्टर्लिंग, सर्टिफिकेट असली है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप सिटी हॉल में जांच कर सकती हैं। क्लोए अपनी कार में बैठ गई और बिना एक शब्द कहे चली गई, जबकि उसका पर्सनल असिस्टेंट पीछे रह गया। मैं लिविंग रूम में वापस आया और सीधे इवान से टकरा गया। उसने अभी मुझे क्लोए को परेशान करते हुए देखा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रॉबर्ट चिंतित था। मिसेस स्टर्लिंग क्यों चली गई? क्या हमारा आतिथ्य किसी तरह कम था? इवान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आवाज हिचकिचा रही थी। मैंने ईथन को मिस स्टर्लिंग को परेशान करते हुए देखा। वह गुस्से में चली गई और एक संदेश छोड़ गई। उसने कहा, आपको अपने परिवार के सदस्यों को ठीक से अनुशासित करना चाहिए। ईथन के इस तरह व्यवहार करने से क्या स्टर्लिंग्स को नहीं लगेगा कि हमारे परिवार में कोई शिष्टाचार नहीं है? रॉबर्ट का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैं अपने स्कूटर पर क्लोए की कार खो चुका था और गुस्से में था। तभी मेरा फोन अचानक बजा। मैंने एक महिला की आवाज सुनी, बॉस, मुझे क्लोए स्टर्लिंग के बारे में जानकारी मिल गई है। क्लोए स्टर्लिंग पुराने मिस्टर स्टर्लिंग की दूसरी बेटी है। अफवाह यह है कि वह ठंडे दिमाग की और क्रूर है। यही कारण है कि उसे बचपन में विदेश भेज दिया गया था। सभी को लगा कि स्टर्लिंग परिवार का व्यवसाय सबसे बड़े बेटे सोफिया के पिता को सौंपा जाएगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि क्लोए पिछले हफ्ते अचानक वापस आएगी और पुराने आदमी को रिटायरमेंट के लिए मजबूर करने के लिए बिजली जैसी तेज रणनीति का उपयोग करेगी, सीधे स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन का नियंत्रण ले लेगी। मैं सिकोड़ा, उसकी संपर्क जानकारी और शेड्यूल ढूंढो। मैं बाद में उसे ढूंढने जाऊंगा। फोन रखने के बाद मैंने अपने कनपटी को रगड़ा। यह जटिल होता जा रहा था। क्लोए की स्थिति के साथ उसके साथ मीटिंग मिलना आसान नहीं होगा। मुझे अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए था और आज उसे हनी कहकर उसे डरा दिया। मैंने आह भरी अपना छोटा स्कूटर स्टार्ट किया और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ चला। मैं हलचल भरे शहर के केंद्र से निकल गया और एलए के बाहरी इलाके में एक जर्जर पड़ोस में पहुंचा। जब मैं मिडिल स्कूल में एंडरसन एस्टेट से बाहर निकला तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ केवल एक पुराना घर किराए पर ले सका। मुझे इसकी आदत हो गई थी और मैं कभी नहीं हटा। जैसे ही मैं अपनी जगह के कोने पर मुड़ने वाला था, 80 या 90 साल की एक बुजुर्ग महिला अचानक सड़क के किनारे से बाहर निकल आई। मैंने ब्रेक लगाए, लगभग उसे टक्कर मार दी। मैंने शुरू में सोचा कि यह कोई घोटाला है, लेकिन मैंने जल्दी ही देखा कि महिला अच्छे कपड़े पहने हुए थी और उसके गले में एक टैग था जिस पर एक संपर्क नंबर था और उसके साथ शब्द लिखे थे, यदि यह महिला खो गई है तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें, एक उदार इनाम दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से उसे अल्जाइमर था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और टैग पर दिए नंबर को डायल किया। मेरे सामने खड़ी हैरान दिखने वाली महिला ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें पहचान के साथ चमक उठीं। पोता दामाद, तुम मेरे पोते दामाद हो? मेरा मुंह फड़फड़ाया। मैं 22 साल से सिंगल हूँ, आज मुझे एक और पत्नी कैसे मिल गई? मुझे यह मनोरंजक लगा और मैंने लापरवाही से पूछा, मैम, आपकी पोती कौन है? उसका नाम क्या है? ओह सही, उसका नाम सेज है। उसका नाम फिर क्या था? जो नाम उसे अभी याद आया था वह कोशिश करते ही भूल गई। बूढ़ी महिला चिंतित हो गई। उसका मुंह खुल रहा था और बंद हो रहा था, लेकिन वह शब्द बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मैम, कृपया चिंता न करें, कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है। मैंने नंबर डायल करने से पहले उसे शांत करने के लिए कहा। उस पल कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर क्लोए अपनी बेंटले में बैठी थी। उसका चेहरा गहरा था। उसका अधीनस्थ मार्क उसके बगल में खड़ा था, मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत कर रहा था। यह मेरी लापरवाही थी। मैंने कुलमाता को भटकने दिया। वह कुछ नहीं बोली। एक बर्फीली आभा उससे निकल रही थी। बूढ़ी महिला आमतौर पर दिन भर सुस्त रहती थी। किसे पता था कि आज उसे स्पष्टता का एक पल मिलेगा। सभी को दूर भेजो और चुपके से निकलो। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उन्हें पता चला कि वह खुद बस से उपनगरों में चली गई थी। यह इलाका पुराना था और कई सड़कों में सुरक्षा कैमरे नहीं थे, जिससे उन्हें ग्रिड सर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी उसका फोन बजा। क्लोए ने तुरंत जवाब दिया। दूसरी तरफ से मेरी शांत आवाज आई, हेलो, मेरे साथ आपकी बुजुर्ग रिश्तेदार है। ये सुनते ही कार में माहौल जम गया। हर कोई हरकत में आ गया। किसी ने पुलिस को कॉल करने की तैयारी की, जबकि मार्क ने आने वाली
कॉल के सिग्नल को ट्रेस करना शुरू किया। क्लोए की आंखें तेज थीं, उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस मजाक कर रहा हूँ। मैं बस आपको बताना चाहता था कि भविष्य में उसका बेहतर ख्याल रखें। मैंने फिर पता दिया और फोन रख दिया। 5 मिनट बाद वे लोकेशन पर पहुंचे, लेकिन मैं बहुत पहले ही निकल चुका था। वहां केवल एक पुलिस अधिकारी उस बूढ़ी महिला के साथ इंतजार कर रहा था। क्लोए ने पूछा, दादी आप यहाँ कैसे पहुंची? बूढ़ी महिला ने रहस्यमयी तरीके से फुसफुसाया, मैं अपने पोते दामाद को खोजने आई थी। वह यहाँ आसपास रहता है। क्लोए रुक गई। दादी, आपका कोई पोता दामाद नहीं है? असंभव। मैंने उसे देखा। उस निर्दयी लड़के ने मुझे पुलिस को सौंप दिया और चला गया। ओह, अपना फोन 1 सेकंड के लिए मुझे दो। क्लोए ने उसे फोन दिया और बूढ़ी महिला ने हालिया कॉल लॉग से नंबर को एक छोटी नोटबुक में कॉपी कर लिया। उसने खुशी से कहा, आखिरकार मुझे अपने पोते दामाद की संपर्क जानकारी मिल गई। अगली सुबह मुझे अपने विश्वविद्यालय के मेंटर प्रोफेसर वॉलेस का फोन आया। जब मैं उनके ऑफिस में घुसा तो मैंने पाया कि इवान और लॉरा भी वहां थे। इवान और मैं दोनों ने यूसीएलए में भाग लिया था। वह खुद को एक टॉप छात्र मानता था और उसे पीछे छोड़ने से बचने के लिए मैंने जानबूझकर सबसे अलोकप्रिय मेजर एनर्जी और पावर इंजीनियरिंग चुना था। अप्रत्याशित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी 2 साल पहले अचानक एक हॉट फील्ड बन गई और इवान ने तुरंत अपना मेजर बदल लिया। फिर से मेरा सहपाठी बन गया। इवान का यहाँ होना समझ में आता था, लेकिन लॉरा क्यों थी? जैसे ही मैं यह सोच रहा था, प्रोफेसर वालेस ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, इथन, तुम्हारा ग्रेजुएट स्कूल का रिकमेंडेशन रद्द कर दिया गया है। तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम्हारा चरित्र और पृष्ठभूमि संदिग्ध है, जो तुम्हें अयोग्य बनाती है। क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? तुम्हें जल्दी जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। गुस्से के एक पल को अपने भविष्य को बर्बाद न करने दो। इवान ने आह भरी और प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर वालेस, ईथन की माँ बस वही करने की कोशिश कर रही है जो उसके लिए सबसे अच्छा है। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, तुमने मिस स्टर्लिंग को नाराज कर दिया है और उन्होंने ये बात फैला दी है कि वह तुम्हें लॉस एंजल्स से गायब होते देखना चाहती हैं। मुझे ये समझने में एक पल लगा कि मिस स्टर्लिंग का मतलब क्लो है, लेकिन मैंने कल उनसे केवल कुछ ही शब्द कहे थे और जब वह कल वहां से गई थी तो वह नाराज नहीं लग रही थी। दूसरी ओर इवान एक आदतन झूठा था। जब मैं सोच रहा था, इवान मेरे पास आया। आथन, डैड ने तुम्हारे लिए एक विमान का टिकट खरीदा है। वह चाहते हैं कि तुम कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ ताकि मामला थोड़ा शांत हो सके, अन्यथा एंडरसन परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरी आंखों में उपहास की एक चमक आ गई। क्या वे केवल इस बात से डर रहे थे कि मैं उन्हें भी अपने साथ ना ले डूबूं? यह देखते हुए कि मैंने टिकट नहीं लिया, इवान ने एक बैंक कार्ड निकाला। क्या तुम विदेश में अपना खर्च उठाने को लेकर चिंतित हो? इसमें $50,000 हैं। ये मेरी तरफ से तुम्हारे रहने के खर्च के लिए है। अभी इसका इस्तेमाल करो, और अगर यह कम पड़ रही है तो मुझे अपनी अलाउंस मिलने के बाद मैं और दे दूंगा। एंडरसन परिवार के महान युवा मास्टर की तरफ से केवल $50,000। मुझे यह हास्यास्पद लगा, लेकिन तभी लॉरा ने वह कार्ड छीन लिया। इवान, तुम ये क्या कर रहे हो? एंडरसन परिवार का उसके लिए विमान का टिकट खरीदना ही पहले से बहुत उदारता है। उसने मेरी तरफ घूरकर आदेश दिया, अपना सामान पैक करो और तुरंत देश छोड़ दो। मैंने तुम्हारा यूनिवर्सिटी से नाम कटवाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। मैंने उसे ठंडक से देखा। तुम्हें मेरे लिए फैसले लेने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसके अलावा तुम्हारे ग्रेड्स के साथ तुम शायद ग्रेजुएशन भी मुश्किल से कर पाओगे। बेहतर होगा कि तुम बाहर जाओ और पैसा कमाने के लिए जल्द ही काम शुरू कर दो। प्रोफेसर वालेस मदद नहीं कर सके और बीच में बोल पड़े, लॉरा, तुम गलत समझ रही हो। यहाँ अपने समय के दौरान ईथन ने, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, लॉरा ने उन्हें बीच में ही काट दिया। प्रोफेसर, आपको उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि वह कैसा है? वह केवल ग्रेड स्कूल इसलिए जाना चाहता है क्योंकि इवान जा रहा है। उसे आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या है। उसे इवान से अपनी तुलना करने का क्या अधिकार है? प्रोफेसर हैरान थे और उन्होंने आश्चर्य से इवान की ओर देखा। मुझे याद है कि तुम्हें ग्रेड स्कूल के लिए रिकमेंड नहीं किया गया था, न ही तुमने प्रवेश परीक्षा दी थी। इवान विनम्रता से मुस्कुराया। मुझे विशेष रूप से प्रवेश दिया गया है। प्रोफेसर के सवाल को देखकर उसने विनम्रता का नाटक किया। यह सूखा है। मेरा स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन अनुसंधान सफल रहा। मैंने एक पेटेंट दायर किया और मुझे मान डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। मैं दंग रह गया। ड्राइव, मैं कब से इवान को विशेष प्रवेश दे रहा था। एलेनोर की दया का बदला चुकाने के लिए मैं वर्षों से ड्राइव उपनाम के तहत एंडरसन की कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा था। डॉक्टर ई की शिक्षा के बारे में एक कहानी गढ़ते हुए उसने कहा, मेरी माँ ने उस समय डॉक्टर ई को प्रायोजित किया था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हमारे परिवार को ढूंढा और कहा कि मेरी माँ उनकी रक्षक थीं। वह इन सभी वर्षों से हमारी कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं और शायद मुझसे कोई भी अनुरोध करने पर मना नहीं करेंगे। प्रोफेसर वालेस ने कहानी पर विश्वास करते हुए पूछा कि ड्राइव कहाँ काम करते हैं। डीन ड्राइव ई को हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। प्रोफेसर वालेस खुश थे और मुझसे कहा, ईथन, तुम्हारा शोध क्षेत्र डॉक्टर ई जैसा ही है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। यदि ड्राइव ई तुम्हारी ओर से बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो तुम्हारे ग्रेड स्कूल रिकमेंडेशन के लिए अभी भी उम्मीद हो सकती है। इवान ने चिंता का नाटक किया। प्रोफेसर वालेस,
क्या ये वास्तव में ठीक रहेगा? स्टर्लिंग परिवार लॉस एंजल्स का सबसे अमीर परिवार है और वे हर साल हमारे स्कूल को बहुत अधिक शोध निधि दान करते हैं। उसके जैसा पीएचडी अभी बहुत मांग में है। यदि ड्राइव बीच में आने के लिए तैयार होते हैं तो विश्वविद्यालय निश्चित रूप से उसका समर्थन करना चुन लेगा। इवान ने आह भरी। लेकिन ड्राइव मेरी माँ के प्रति सम्मान के कारण ऐसा कर रहे हैं। अगर यह मेरे लिए होता तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करते। लेकिन ईथन मेरे पिता का नाजायज बेटा है जो उसे मेरी माँ के साथ मतभेद में डालता है। ईथन, क्यों ना मैं ड्राइव से तुम्हारे लिए पूछूं? मैंने ठंडी मुस्कान के साथ मना कर दिया। इवान एक दयनीय जोकर की तरह व्यवहार कर रहा था। मैंने प्रोफेसर वालेस से कहा, प्रोफेसर, आप जानते हैं मैं वास्तव में कभी ग्रेड स्कूल नहीं जाना चाहता था। लॉरा ने उपहास किया। अपनी सांस बर्बाद मत करो। मिस स्टर्लिंग को नाराज करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम लॉस एंजल्स में नौकरी पा सकते हो? सपना देखना छोड़ दो। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि एक व्यक्ति इस शहर में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। प्रोफेसर वालेस ने खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें वास्तव में नौकरी नहीं मिल सकती है तो तुम मेरे टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हो। फिर मेरी ओर एक सौम्य लहजे के साथ घूमे। मेरी छाती में एक गर्माहट फैल गई। प्रोफेसर, यह मिस स्टर्लिंग और मेरे बीच बस एक छोटी सी गलतफहमी है। एक बार जब यह साफ हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह देखकर इवान ने अपनी मुट्ठियां भींची और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, ईथन, क्या तुम फिर से मिस स्टर्लिंग को परेशान करने की योजना बना रहे हो? वो पहले से ही शादीशुदा है। यह वास्तव में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, लॉरा गुस्से में पागल हो गई और मेरे चेहरे पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। मैंने उसे अविश्वास में घूरा। यह देखकर हैरान रह गया कि वह प्रोफेसर वालेस के सामने मुझे मारेगी। लॉरा ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। मेरी नाक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, कुछ साल हो गए हैं और ऐसा लगता है कि तुम परिवार के नियम भूल गए हो। अपने भाई से अभी माफी मांगो और वादा करो कि तुम कभी स्टर्लिंग्स के पास नहीं जाओगे। मेरी आंखों में गर्माहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। केवल एक बर्फीली ठंडक रह गई। स्पष्ट था कि उसने मेरे पिछले समय की घोषणा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। क्या वह अभी भी मुझे उस अधीन अज्ञानी लड़के के रूप में देखती थी जो हमेशा इवान की बात मानता था? यदि तर्क काम नहीं करेगा तो निर्दयी होने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इवान एक तरफ से देख रहा था। उसमें जीत की भावना बढ़ रही थी। बचपन में मैं हमेशा उसके सामने झुकता था। डांट खाने पर कभी वापस जवाब नहीं देता था और मारे जाने पर कभी वापस नहीं लड़ता था। मेरे बाहर जाने के बाद हम कॉलेज में फिर से मिले। मैं अभी भी वही गरीब बच्चा था, लेकिन मैंने उसके सामने सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया था। क्या पिटाई के बिना कुछ साल बिताने ने मुझे अपनी जगह भुलाना सिखा दिया था? आज वह लॉरा को मुझे सबक सिखाने देगा। जैसे ही इवान को यह विचार आया, उसने मुझे धीरे धीरे उसकी ओर चलते देखा। जैसे ही उसने अपने होठों को एक मुस्कान में सिकोड़ा, माफी की उम्मीद की, मैंने अचानक ऊपर देखा और अपना मुक्का उसके चेहरे पर जोर से मार दिया। इवान का सिर घूम गया। उसकी चेतना प्रहार से कांप रही थी। लॉरा चिल्लाई और मुझ पर झपटी। ईथन, तुम उसे कैसे मार सकते हो? मैंने अपना सिर घुमाया। मेरे भीतर से खतरे की एक आभा निकल रही थी। मेरे चेहरे के भाव ने लॉरा को स्तब्ध कर दिया, उसे अपनी जगह पर जमा दिया। तुम यह क्या कर रही हो, तुम कृतघ्न भेड़िया? मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझे भी मारोगे? मेरी आवाज बर्फ जैसी थी। प्रत्येक शब्द सोच समझकर बोला गया था। तुम कभी भी एक अच्छी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे एक आज्ञाकारी बेटा ना होने के लिए दोष मत देना। अब से मेरे जीवन में दखल देना बंद करो। तुम मेरे साथ जो कुछ भी करोगी, मैं उसे इवान को दोगुना करके लौटाऊंगा। मैंने उससे नजरें हटाईं और प्रोफेसर वालेस के सामने गहराई से झुका। पिछले 4 वर्षों में उनकी देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और अपने मामले सुलझने के बाद वापस आने का वादा किया। इसके साथ ही मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। लॉरा तभी अपनी स्तब्ध अवस्था से बाहर आई जब मेरी आकृति कमरे से पूरी तरह गायब हो गई। जैसे ही मैं कैंपस के गेट से बाहर निकला, मेरी संपर्क जेसिका ने फोन किया। बॉस, मैंने पता लगा लिया है। मैं समझ गई कि क्लो स्टर्लिंग शादीशुदा होने का दावा क्यों करती है, लेकिन आपको नहीं जानती। स्टर्लिंग परिवार ऊपर से ग्लैमरस दिखता है, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए पिछले कुछ वर्षों में आंतरिक कलह तीव्र रही है। पुराना पितृसत्तात्मक परिवार बड़े बेटे के परिवार का पक्ष लेता है और उन्हें नियंत्रण सौंपना चाहता था, तो क्लो सबसे छोटी बेटी के रूप में लगातार दबी हुई थी। कुछ साल पहले पिता ने उसकी शादी कई अनुपयुक्त पुरुषों से कराने की कोशिश की, जिससे भारी हंगामा हुआ। यह केवल तब रुका जब क्लो ने घोषणा की कि उसने पहले ही एक साधारण परिवार के एक आदमी से शादी कर ली है। लेकिन उसका यह पति काफी दिलचस्प है। वह कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं आया है और न ही उसने कभी स्टर्लिंग परिवार के किसी कार्यक्रम में भाग लिया है। निष्कर्ष में केवल एक ही सच्चाई हो सकती है। जेसिका ने आखिरी शब्द खींचा। नाटकीय होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह स्पष्ट बात कह पाती, मैं पहले ही समझ चुका था। क्या तुम्हें उसकी समय सारिणी और संपर्क जानकारी मिली? जेसिका थोड़ी निराश थी। मैं जल्द ही तुम्हें अगले कुछ दिनों के लिए उसकी समय सारिणी भेज दूंगी। मुझे उसका निजी नंबर नहीं मिल सका। यह ठीक है, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। क्लो जैसी स्थिति वाले व्यक्ति के लिए एक निजी नंबर टॉप सीक्रेट होगा, इसलिए उसे न ढूंढ पाना सामान्य था। जेसिका तुरंत गपशप करने लगी। वह अंगरक्षकों से घिरी हुई है, तुम आसानी से करीब नहीं जा पाओगे।
क्या तुम बल प्रयोग करने की योजना बना रहे हो या अभी के लिए लो प्रोफाइल रखते हैं? मैंने कहा। मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन के प्रवेश द्वार पर मैंने अपनी डिलीवरी ड्राइवर की वर्दी ठीक की, एक पैकेज पकड़ा और फ्रंट डेस्क तक चला गया। मिस स्टर्लिंग के लिए एक डिलीवरी। इसके लिए उनके व्यक्तिगत हस्ताक्षर की आवश्यकता है। रिसेप्शनिस्ट ने कार्यकारी कार्यालय को एक कॉल की। इससे पहले कि मुझे ऊपर जाने की अनुमति दी, मैंने 28वीं मंजिल के पेंटहाउस के लिए निजी लिफ्ट ली। बाहर निकलते ही जगह मेरे सामने खुल गई। 100 से अधिक सचिवों का एक पूरा विभाग यहाँ काम करता था, जो विशेष रूप से क्लोज स्टर्लिंग की सेवा के लिए समर्पित था। मैंने उस सचिव का पीछा किया जो मुझे लेने आई थी और सुगमता से सीईओ के कार्यालय में पहुंच गया। एक दस्तक के बाद अंदर से एक सुखद आवाज ने कहा, अंदर आओ। जैसे ही मुझे लगा कि मैं क्लो से मिलने वाला हूँ, एक आकृति ने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया। रुको! मार्क ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए भौहें सिकोड़ी। मिस्टर एंडरसन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्क का चेहरा गंभीर था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि मैकल एंडरसन एस्टेट में क्लो को परेशान कर रहा था। क्लो ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन यहाँ मैं अपनी किस्मत आजमा रहा था। अब उसे फिर से परेशान करने के लिए एक डिलीवरी ड्राइवर के रूप में प्रछन्न होकर उसने 2 अंगरक्षकों को इशारा किया। क्या हो रहा है? क्या हम आईडी चेक किए बिना किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को शीर्ष मंजिल पर आने दे रहे हैं? उसे तुरंत बाहर निकालो। मेरे चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। आपका इससे क्या मतलब है? क्या स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन डिलीवरी ड्राइवरों को नीची नजर से देखता है? मार्क ने उपहास किया। इसे पलटने की अच्छी कोशिश है। हम हर पेशे का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आप एक डिलीवरी ड्राइवर हैं? क्या आपके पास यह साबित करने के लिए आईडी है? जैसे ही मार्क ने अपनी बात पूरी की, एक वर्क आईडी उसके चेहरे के सामने कर दी गई। उसके चेहरे के भाव जम गए। क्या आपने आज ही पंजीकरण नहीं कराया? आईडी खोली गई, जिसमें पंजीकरण की तारीख दिखाई गई। मार्क हैरान था। 8 साल पहले? तुम वास्तव में एक डिलीवरी ड्राइवर हो? क्या कोई लड़का स्कूल के दौरान काम नहीं कर सकता? मैंने एक सुस्त लहजे में कहा, कार्यालय के दरवाजे की ओर बोलते हुए। मिसेस स्टर्लिंग, क्या आप अब मेरे काम में सहयोग करने के लिए तैयार हैं? कमरे के भीतर से एक सुखद आवाज आई, उसे अंदर आने दो। मैंने मार्क की तरफ एक उत्तेजक नजर डाली और उसे फट पड़ने के लिए तैयार देख मैं उसके चारों ओर घूमा और कार्यालय में प्रवेश किया। क्लो का कार्यालय एक न्यूनतम लग्जरी शैली में सजाया गया था, जिसने इसे एक ठंडा अवैयक्तिक एहसास दिया। उसके हाथ में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने अंततः ऊपर देखा। उसकी चमकदार आंखों में कोई भावना नहीं थी। मैंने डिलीवरी स्लिप की ओर इशारा किया। मिस स्टर्लिंग, यहाँ हस्ताक्षर करें। उसकी नजर एक पल के लिए मुझ पर टिकी रही। इससे पहले कि उसने हस्ताक्षर करने के लिए पेन उठाया, उस क्षण मैंने एक बम गिराया। मिस स्टर्लिंग, सच तो ये है कि आप शादीशुदा नहीं हैं, है ना? उसके पेन की नोक रुक गई, हल्की आवाज के साथ कागज पर गिरी। उसने ऊपर देखा। उसकी बर्फीली नजर मुझ पर टिक गई। मुझे पता था कि मैंने सही अनुमान लगाया है। सिटी हॉल में पंजीकरण करते समय आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी हाथ से भरनी होती है, इसलिए गलती असंभव थी। क्लो ने सार्वजनिक रूप से शादीशुदा होने का दावा किया था, फिर भी वह मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी। जेसिका की जांच के बाद केवल एक ही संभावित सच्चाई थी। अपने परिवार के दबाव से निपटने के लिए क्लो ने एक नकली पति का आविष्कार किया था। वह कभी सिटी हॉल नहीं गई थी। यही कारण है कि उसे नहीं पता था कि हम कानूनी रूप से विवाहित हैं। मैंने कहा, सच में मिस स्टर्लिंग, मुझे पता है कि यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हम वास्तव में विवाहित हैं। क्लो धीरे धीरे सीधी बैठी। उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था। मिस्टर एंडरसन, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। भले ही मैं सिंगल होती, मैं तुम्हें केवल सोफिया को जलाने के लिए कभी नहीं अपनाती। मैं दंग रह गया। वह सोफिया के साथ मेरे अतीत के बारे में जानती थी और मानती थी कि मैं बदले के लिए उसका उपयोग कर रहा था। यही कारण है कि वह मेरा विश्वास नहीं करती थी। मैंने जल्दी से समझाया, मैं सोफिया की वजह से यहाँ नहीं हूँ। मैं तुमसे तलाक लेने यहाँ आया हूँ। मुझे तुम्हारे रोमांटिक उलझनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्लो ने जल्दी से मुझे काट दिया। उस स्लिप पर हस्ताक्षर कर मुझे सौंप दी। दोबारा मुझे परेशान करने मत आना, वरना मैं इतनी विनम्र नहीं रहूंगी। ये सुनकर मुझे खुद थोड़ा गुस्सा आया। आप पहले से ही विनम्र नहीं रही हैं, है ना? आप वही हैं जिसने मुझे लॉस एंजल्स से गायब करने के लिए बात फैलाई। क्लो ने भौहें सिकोड़ी। कब मैंने? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका फोन उसकी दादी के लिए एक विशेष रिंगटोन के साथ बजा। उसने तुरंत उत्तर दिया और एक देखभालकर्ता की आवाज आई, मिस स्टर्लिंग, मातृसत्ता फिर से लापता है। क्लो चिंता में बाहर भागी। मैंने पीछा करने और समझाने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने मुझे फिर से रोक दिया। मिस्टर एंडरसन, मेरी सलाह है कि आप यहीं रुकें। और बस ऐसे ही मुझे स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही मैं अपने सामने के दरवाजे पर पहुंचा, मैं अचानक मुड़ा और उसी बूढ़ी महिला को मेरे पीछे दबे पांव चलते देखा। मेरे चेहरे पर इस्तीफे का भाव था और जैसे ही मैं बोलने वाला था, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। पोता दामाद, मुझे फिर से छोड़ने की हिम्मत मत करना। मेरे किराए के घर के अंदर बूढ़ी महिला डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और एक ही बार में 3 गिलास पानी पी गई। मैंने भौहें सिकोड़ी और कहा, सच में मैं वास्तव में आपका पोता दामाद नहीं हूँ। हाँ तुम हो। छोटी बूढ़ी महिला जिद्दी थी और उसने अपने गिलास को गले लगाया और एक और पी लिया। मुझे पता था कि मैं उसके साथ तर्क नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपना फोन निकाला
और पहले वाले नंबर पर डायल किया। केवल एक रिंग के बाद इसका उत्तर दिया गया। हेलो, महिला की आवाज़ें अस्पष्ट रूप से जानी-पहचानी लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, बूढ़ी महिला ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। उस समय क्लो लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रही थी, जो क्षेत्र की तलाशी ले रहे थे। वह शांत दिख रही थी, लेकिन वह अंदर से चिंतित थी। उसकी दादी को सिर्फ अल्जाइमर नहीं था। 87 साल की उम्र में उसके शरीर के अंग विफल हो रहे थे और उसका जीवन किसी भी क्षण खतरे में पड़ सकता था। जिस क्षण उसका फोन बजा, उसने उसका उत्तर दिया, केवल अपनी दादी की मजबूत आवाज सुनने के लिए। तुम नटखट, मुझे लेने मत आना। मैं अपने पोते दामाद के साथ हूँ। नंबर उसी युवक का था जो पिछली बार था, इसलिए उसकी दादी फिर से उसके साथ थी। क्लो का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने पूछा, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? तुम्हें मुझे ढूंढने आने की अनुमति नहीं है और मुझे ढूंढने के लिए किसी को मत भेजना। क्लो ने अपने बालों के माध्यम से एक हाथ चलाया, माउथपीस को कवर किया और प्राथमिक चिकित्सक से फुसफुसाया, उनकी स्थिति को देखते हुए, क्या हम उसे जबरन वापस ला सकते हैं? डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और धीरे से उत्तर दिया, मातृसत्ता को अभी उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। उनकी इच्छाओं के साथ चलना सबसे अच्छा है। इसके अलावा पिछली बार का वह युवक बुरा व्यक्ति नहीं लगता। क्लो असहाय दिखी और फोन पर उसे मनाने की कोशिश की। दादी, मुझे कम से कम आपकी दवा तो लानी चाहिए। दवा की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने साथ लाई हूं, तुम चिंता मत करो। बस मेरे पोते दामाद को घर लाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। यह कहकर बूढ़ी महिला ने फोन काट दिया। उसने मुझे जीत भरी नजर के साथ फोन वापस सौंप दिया। पोता दामाद सब तय हो गया। मैं पूरी तरह से हैरान था। यह किस तरह का गैर जिम्मेदार रिश्तेदार था? बस एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक पूर्ण अजनबी के साथ छोड़ना। जैसे ही मैं वापस कॉल करने वाला था, मेरा आई मैसेज पिंग हुआ। किसी ने मेरे फोन नंबर के माध्यम से इस संदेश के साथ मित्र अनुरोध भेजा था, बुजुर्ग महिला की पोती। मैंने अनुरोध स्वीकार कर लिया और पोती ने जल्दी से एक संदेश भेजा, क्या आप कृपया मेरी दादी का कुछ समय के लिए ख्याल रख सकते हैं? वह हाल ही में ठीक नहीं है और उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता है। मैंने उपहास किया और एक ठंडा उत्तर टाइप किया, असुविधाजनक, यह कोई दान नहीं है। इससे पहले कि मैं टाइप करना समाप्त कर पाता, मैंने रसोई से एक शोर सुना। मैं जल्दी से वहां गया और बूढ़ी महिला को एक अंडा उबालते देखा। मैंने लापरवाही से पूछा, भूखी हो? तुम सिर्फ एक अंडा नहीं खा सकती। बूढ़ी महिला के झुर्रीदार चेहरे पर एक दयालु मुस्कान दिखाई दी। पोता दामाद, तुम अंडे का इस्तेमाल अपने चेहरे पर कर सकते हो, इससे सूजन कम हो जाएगी। मैं जम गया। शायद मुझे खुद इसका एहसास भी नहीं हुआ था, लेकिन आज अपनी ही मां द्वारा मारे जाने के बाद, हालांकि मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडक की एक परत ने मुझे घेर लिया था, मुझे दुनिया से अलग कर दिया था। इस पल में बूढ़ी महिला के शब्दों ने उस ठंडक को पिघला दिया और मेरी आंखों में गर्माहट वापस आ गई। फिर मैंने अपने फोन की ओर देखा और पोती के साथ चैट में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होते देखा। $30,000 का ट्रांसफर इस नोट के साथ आया था। यह एक सप्ताह के खर्च के लिए है, अगर यह कम पड़े तो मुझे बताना। मैंने जो टाइप किया था उसे देखा और अपने संदेश को संपादित किया। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं अचानक क्यों शामिल हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यह इसलिए होगा क्योंकि उसने इतना भुगतान किया था। इस बीच एंडरसन एस्टेट में इवान का गाल ऊंचा सूज गया था। मेरे मुक्के का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लॉरा ने अपना सिर नीचे रखा